आज का हमारा टॉपिक है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन सारा हमने पढ़ लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आई बारी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में होने से क्या क्या चेंज आए हमारी लाइफ में, फ्रांस की लाइफ में, वो सारा कुछ इस टॉपिक में बताया जाएगा। जो फ्रांस की लाइफ थी वो चेंज हुई आफ्टर 1789। ठीक है, हर तरह से चेंज हो चुकी थी उनकी लाइफ। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एक तो जो स्लेवरी थी, जो दास प्रथा थी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। उसी तरह से यहाँ पे और भी ऐसे नियम कानून बनाए गए जिसमें कि एक था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, मतलब कि सेंसरशिप को भी ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू द इफेक्ट soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was abolition of censorship। ठीक है, इन द ओल्ड रिग्मी का मतलब होता है कि 1789 से पहले, ठीक है, जो कुछ भी फ्रांस में चल रहा था, जो भी रूल रेगुलेशन बने हुए थे, वो सारे रूल रेगुलेशन जो हैं वो किस में आते हैं, ओल्ड रिग में। यानी कि पुराने जो इतने भी नियम कानून थे उसमें ये लिखा गया था। सेंसरशिप का मतलब बता रही हूँ। सेंसरशिप का मतलब होता है, सेंसर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मटेरियल, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, प्ले हो गए, सॉन्ग हो गए, कुछ भी ऐसा जिससे कि पब्लिक पे इफ़ेक्ट पड़े, वो चीज़ें जो होती हैं वो उसको अपने राजा अपने कंट्रोल में किया हुआ था। यानी कि कोई भी राजा के ख़िलाफ़ कुछ भी बुरा लिखता था तो वो क्या है, उसको वहीं पे जो नियम कानून के तहत उसको काट दिया जाता था, उसमें से हटा दिया जाता था। जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कि सेंसरशिप जो होती है वो क्या काम करती है कि एक फ़िल्म बनती है, उसमें से कई ऐसे कंटेंट होते हैं फ़िल्म के अंदर जो कि पब्लिक को शो नहीं किए जा सकते, वो चीज़ें हटा दी जाती हैं, उसी चीज़ को कहते हैं सेंसर। ठीक है, तो ओल्ड रिग में आल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसा कि मैंने बताया, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर, प्लेज, सॉन्ग्स, ठीक है, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, प्लेज कुड बी पब्लिश और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। राजा के सेंसर के बाद ही वो जो हैं अप्रूव किए जाते थे। ठीक है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। अब हमें क्या अधिकार मिल गया था फ्रांस को 1789 के बाद, जब फॉल ऑफ बेस्टाइल हुआ, उसके बाद जब राजा का मोनार्की ख़त्म हो गई थी और रिपब्लिक आ गई थी, तब पब्लिक को ये अधिकार दे दिया गया था। यानी कि सेंसरशिप हटा दी गई थी। कोई भी बुक्स लिख सकता था, न्यूज़पेपर छाप सकता था, प्लेज, सॉन्ग्स, कुछ भी कल्चरल एक्टिविटी कर सकता था। ठीक है, एज ए नेचुरल राइट दिया गया था उन्हें। न्यूज़पेपर, पम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। ठीक है, दे आर डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस। इन सब चीज़ों के अंदर, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज, सॉन्ग्स के अंदर क्या बताया जा रहा था कि फ्रांस की लाइफ कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से वो चेंजेस आए, वो सब कुछ शो कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन्ड दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी, यानी कि कुछ भी छापने की जो आज़ादी थी, वो सब कुछ ये शो कर रही थी, एक्सप्रेस कर रहे थे। ईच साइड sought to convince the other of its position through the medium of print. Plays, songs and festive procession attracted large number of
पीपल, जैसे प्लेज होते थे, सॉन्ग्स गाए जाते थे, कोई फेस्टिवल्स पे जो दिन त्योहार पे जो गाया जाते हैं वो सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते थे, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी ये सब चीज़ें। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली ए हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। ये सिर्फ जो फिलोसफर, जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे, जो कुछ भी लिबर्टी के बारे में या कुछ भी जो जस्टिस के बारे में लिख रहे थे, वो सिर्फ कौन पढ़ पाता था? जो एजुकेटेड लोग थे वही पढ़ पाते थे, और वही रीड करके आगे दुनिया को, जनता को, पब्लिक को बताते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा पार्ट, जो लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या हुआ इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का? इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउंडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस का एम्परर अपने आप को घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू कन्क्वायर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़। उसने एक एम सेट किया कि जितनी भी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको कन्क्वायर का मतलब होता है उनको कब्जा कर लेना। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज़ को ख़त्म कर देना। डायनेस्टी आपको पता है राजा का साम्राज्य होता है। एंड क्रिएटिंग किंगडम, और अपना किंगडम जो है वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और अपना साम्राज्य फैलाता जा रहा था। जिस जगह को जीतता जा रहा था वहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर्स को अपॉइंट करता जा रहा था। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन का रोल यूरोप को मॉडर्नाइज करने में देखा जाता है। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइड बाय डेसिमल सिस्टम। उसने इंट्रोड्यूस किया कौन से लॉ को? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रोटेक्शन होता था उसको, उसकी रक्षा का अधिकार। दूसरा, उसने वेइंग और मेजर का जो मतलब डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था, इक्वल कर दिया था। ठीक है, इनिशियली शुरुआत में मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरुआत में तो लोग नेपोलियन को मतलब फ्रीडम लाने वाला एक पर्सन समझते थे जो कि यूरोप में फ्रीडम लेके आएगा। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। बट बाद में नेपोलियन की जो आर्मी थी उसको लोग किस तरह देख रहे थे कि ये तो इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करने वाली फोर्स के रूप में जानने लगे। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। लास्ट में वाटरलू एक जगह का नाम है। वाटरलू 1815 में जो नेपोलियन को हरा दिया गया था। ठीक है, जो वर्ल्ड पावर थी, फ्रांस था, जो यूएसए था, इन सब ने इसको हरा दिया था क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि नेपोलियन जो है आगे बढ़े। ठीक है, मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। नेपोलियन के जाने के बाद भी यूरोप में और कई जगह पे, यूरोप के साथ साथ कई और पार्ट्स में भी लिबर्टी और मॉडर्न लॉ की जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था, वो उसके जाने के बाद भी वैसे ही रहा। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये बता रखा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट का जो एक आइडिया बता रखा है कि किस तरीके से वो आए। हमारे जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ये एक बेसिक पिलर था हम सब के लिए, हम सब डेमोक्रेसी के लिए, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का। ये राइट्स जो आज हमें इंडिया में भी जो राइट्स मिले हुए हैं या जो लिबर्टी मिली हुई है वो कहाँ से आई है? इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आई है, अडोप्टेड है हमारी। ठीक है, दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th century वेयर फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिश। फ्यूडल सिस्टम एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल
reworked the ideas of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state। जो मतलब बॉन्डेज लेबर होती थी, बंधुआ मजदूरी करवाते थे, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। फ्रांस से दो इंडिया के ऐसे लोग बता रखे हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो के साथ साथ कई और लोग भी थे जिन्होंने ये आइडियाज़ लिए, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।